उस गेम के तरीके से वेस्टर्न साइड ऑफ द मैप को फेवर करता हुआ ये सर्कल देखने को मिले। और वो कॉन्वर्सेशन जिस चीज की हम चर्चा कर रहे हैं, टीम 8 बिट, वो हर बार हमने देखा है कि पहले ही मुकाबले में वो चिकन डिनर निकालते हैं और उसके बाद एक अच्छी लय पकड़ के वो आगे जाते हुए नजर आ रहे हैं। और जब प्रो सीरीज चल रहा है तो हम प्रो सीरीज 2023 की कैसे पहुंच रहे हैं धीरे धीरे, बस स्प्लिट होकर के पैराशूट मैटर करे। एक तरफ कार्पेडियम है, दूसरी तरफ टीम VXT, और वो पुराने दोस्त काफी ज्यादा करीब है अभी एक दूसरे के। दोस्त जरूर हैं लेकिन गेम के बाहर। अगर हैं पुराने दोस्त हैं या पहले तक दोस्त थे वो भी एक अलग कहानी, लेकिन कहानी यहाँ पर गॉड्स रेन लिखना चाहती है। सरकार थोड़ा बच के रही है, क्योंकि ऐसे अगर आप पकड़े गए तो मुश्किल हो जाएगी। सबसे पहला गेम है, सबसे पहले गेम से पहले जस्ट अभी हमने उनके मोमेंटम की बात करी, और ऐसे में मोमेंटम खोना मतलब आप फाइट्स के एक बड़े हिस्से को जाने देंगे, और आपके ओपोनेंट्स तो पॉइंट उठाने के लिए बैठे हुए हैं। जी हाँ, और अब यहाँ से सरकार का बच के निकल पाना वो नामुमकिन ही रहने वाला है। मैं बस देखना चाहता हूँ कि जो बाकी के प्लेयर्स हैं सरकार गेमिंग की, क्या वो यहाँ पे क्लोज इन करने की कोशिश भी करने वाले, और जवाब रहेगा नहीं, क्योंकि उनकी पोजिशनिंग भी उतनी ज्यादा प्रॉपर हमें देखने को मिल नहीं रही है। बट मैं हैदराबाद हाइड्रास के इस ड्रॉप से काफी ज्यादा सरप्राइज भी हूँ और खुश भी हूँ। लेकिन दूसरी तरफ जिस चीज की हम चर्चा कर रहे थे, वहां पे वो जो फाइट है कार्पेडियम और VXT की, वो स्टार्ट हो चुकी है, और वन साइडेड ये फाइट अभी तक तो VXT के फेवर में जा रही है। वो इनिशियल नॉक्स निकाले गए, इनिशियल फिनिशेस भी निकाले गए, और कार्पेडियम मुश्किलें उनकी बहुत ज्यादा बढ़ती हुई। पोचिंकी के थोड़ा सा पीछे, पोचिंकी के दिल में बसने वाली दो टीमें पोचिंकी को हथियाने की कोशिश कर रही हैं। ये स्टेटमेंट भी है, आप सोचिए स्टार्टिंग में चाहे पोचिंकी के बाहर आए VXT के खिलाड़ी, लेकिन स्टार्टिंग में पोचिंकी की टीम्स के ऊपर प्रेशर डालना ये दर्शाता है कि अगर फाइनल्स पे आपकी विजन है तो वहां आप एक स्टेटमेंट देकर के देना चाहते हैं कि ये घर हमारा ही रहेगा, हमें यहाँ की लूट चाहिए, हमें यहाँ की स्टार्टिंग चाहिए। और इस चक्कर में IGL ने खुद जिम्मा उठाया, सोमराज ने। जी, और हम चर्चाएं कर भी रहते कि राइवलरीज जो आपको इन गेम क्रिएट होती हुई नजर आती है, और ड्रॉप क्लैशेस के अराउंड मैक्सिमम टाइम्स वो राइवलरीज रहती है, और ये राइवलरी देखने में काफी मजा आएगा। टीम वर्सेटाइल वर्सेस टीम कार्पेडियम, देखना इंपॉर्टेंट ये भी रहेगा कि क्या दोनों में से कोई टीम होगी जो शायद किसी और ड्रॉप लोकेशन की तरफ जाने की कोशिश करे। हालांकि अगर आप वर्सेटाइल की बात करें, वो थोड़ा गटका और उसके आसपास में एक स्प्लिट ड्रॉप लेकर के लूट करते हुए चर्चाएं भी की है कि बहुत ही ज्यादा उम्दा ये IGL है। पहले भी हमें इनको बहुत ज्यादा बेहतरीन खेलते हुए देखा है, लेकिन जैसे कंपटीशन बढ़ता था वैसे वैसे इनका और इनकी टीम का जो गेम प्ले है वो थोड़ा नीचे आता हुआ नजर आता था। लेकिन ये एक टूर्नामेंट है जहां पर बहुत ही ज्यादा इंप्रूव्ड गेम प्ले हमें देखने को मिल रहा है, और ऐसा लग रहा है हर एक राउंड के साथ बेहतर TWO भी देखने को मिल रही है। अभी के लिए सर्कल ये, बट प्रिंस की आपने बात करी, कल शूटिंग रेंज का वो जोन था जहां अकेले सर्वाइव किए थे। HR के आखिरी खिलाड़ी के अगेंस्ट फाइट ली थी उन्होंने रैंगल में, 6 फिनिशेस लेकर के MVP भी बने थे उस गेम के। बट चलिए, गेमिंग के खिलाड़ी वो अब बैकफुट पर ऑलरेडी आ चुके हैं। कार्पेडियम थोड़ा सा बैकफुट पर है, हालांकि जो दो खिलाड़ी सर्वाइव कर रहे हैं, गमला बॉय और फियर्स, वो दोनों फ्रैगिंग पोटेंशियल रखते हैं, वो अंधा घुसना जानते हैं, सीधा फाइट्स लेना जानते हैं। टीम लिमरा हालांकि विंडगॉड के खिलाड़ियों के काफी करीब है, और विंडगॉड के खिलाड़ी खुद एक दूसरे से थोड़ा सा दूर हैं। एक प्लेयर लिपोवका के पास, बाकी सारे मिल्टा पावर के पास। इंपॉर्टेंट रहेगा देखना, अगर आइसोलेटेड प्लेयर को पकड़ा जाए तो फिर विंडगॉड किस प्रकार से रिटेलिएट करती है। और इनिशियली तो सारी टीम्स अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ अपनी लूट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, एक बेहतर पोजिशनिंग में जाने की के ऊपर फोकस कर रहे हैं। मोगो अभी भी वो आपको सोसनोव मिलिट्री बेस के अंदर ही देखने को मिल जाएंगे, और वहां पर वो अपनी लूट कंप्लीट करते हुए। 3 टीम्स हैं जो सोसनोव मिलिट्री बेस में गए। यूजुअली हम देखते हैं एक मैक्सिमम 2 टीम्स जाती हैं, बट बदलाव बहुत सारे किए गए। और ओशन में जरूर आपसे समझना चाहूंगा कि ड्रॉप में जो चेंजेस किए जाते हैं, जैसे अगर हम टीम हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की बात करें, उनका तो कोई फिक्स ड्रॉप है ही नहीं, वो बार बार चेंज करते रहते हैं। बट देन अगर आप हैदराबाद हाइड्रास की यहाँ पे बातचीत कीजिए, अगर वो टूर्नामेंट के इस फेज में जाकर के अपना ड्रॉप चेंज करते हैं, डू यू थिंक कि वो एक बेटर ऑप्शन रहेगा, और वो गेम प्ले को कैसे इंपैक्ट करेगा? क्योंकि रोटेशन और बाकी सारी चीजें तो उसी पर डिपेंड करती है। इसका जवाब मुझे लगता है हमें बहुत जल्दी मिल सकता है कि किस तरीके से उनके लिए सही रहेगा, क्योंकि हैदराबाद हाइड्रास, देखिए हर टीम, उनके पास खिलाड़ी होते हैं या फिर एनालिस्ट होते हैं, या खुद वो इतना होमवर्क तो करते हैं टू अंडरस्टैंड कि भाई कहां कहां पर कौन से प्रतिद्वंदी उतरते हैं। और हर टीम आजकल डायनामिकली खेलना शुरू कर चुकी है, क्योंकि ये उनके पॉइंट स्ट्रक्चर को, जो नया पॉइंट स्ट्रक्चर है ये 10 पॉइंट्स वाला, इसको बहुत अच्छे तरीके से शोभा देता है। आप कहीं उतर रहे हैं, फ्लाइट पाथ कहीं और का है, आपके ड्रॉप लोकेशन पर फ्लाइट पाथ नहीं है,
तो ऑनेस्टली आप ही को नुकसान है। आप वहां तक जाएंगे, फिर सर्कल भी नहीं बना। तो हर टीम डायनेमिकली एटलीस्ट 2 ड्रॉप्स रखना शुरू कर चुकी है, एक फ्लाइट पाथ के अकॉर्डिंग और एक आपका खुद का घर का ड्रॉप। सो आई थिंक हैदराबाद हाइड्रास ने भी ये सोच लिया होगा, और यहाँ से रोटेशंस ये तो हम अभी सामने देख पा रहे हैं। क्या पता इसके पहले इन्होंने प्रैक्टिसेस करी हो। एग्जैक्टली और बस मैं वही समझ रहा था कि इस लेवल पे आकर के अगर वो ड्रॉप लोकेशन चेंज करते हैं तो शायद वो कॉन्फिडेंस उनके अंदर होगा और उन्होंने वो प्लेज अपने बनाए होंगे, लॉबी को बेटर रीड किया होगा। इट माइट बी पॉसिबल कि ग्रुप वाइज भी वो डिपेंड करे कि हाँ, अगर ए वर्सेस बी वाले जो ग्रुप है उसमें वो एक पर्टिकुलर ड्रॉप लोकेशन को लेके जाए और जब दूसरे ग्रुप के अगेंस्ट हो जाए तो वहां पर शायद वो अपना ड्रॉप चेंज करे, और वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज बन जाती है। बारीक चीजें हैं लेकिन वो इम्पैक्ट बहुत ज्यादा डालती है। अभी के लिए देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि जोन क्या वो नीचे की तरफ आएगा या फिर ऊपर जाएगा। लेकिन विंड गॉड के सवितार उन्होंने पोको को स्पॉट किया और इंस्टेंटली उनको टेक डाउन किया। हम चर्चाएं कर रहे थे कि कहीं विंड गॉड की मुश्किलें ना बढ़ जाए, बट यहाँ तो विंड गॉड मुश्किलें बढ़ा रही है टीम लिमरा की। गोकुल के लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा हो चुकी हैं। इनफैक्ट हेस्पेरोस भी, दोनों के व्हीकल्स बहुत ज्यादा डैमेज हैं। 10-12 बुलेट्स ऑल और व्हीकल में से ऑब्वियसली आग निकलने लगेगी, तो आपको बहुत संभल करके चलना पड़ेगा। विंडगॉड नहीं तो कहीं और जाकर के कोई और भी आपके ऊपर हावी हो सकता है। ये सब चीजें बहुत मुश्किल में डाल सकती हैं खिलाड़ियों को। एंकी, सेमीफाइनल्स आ चुका है, हम बस एक कदम दूर हैं कोची से, और इन सब टीम्स के ऊपर उस चीज का प्रेशर भी देखने को मिल सकता है। देखिए, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके सामने, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी के साथ साथ प्रेशर भी होगा कि यार एक गलती, हम इतने राउंड्स क्वालिफाई करके आए और ये एक गलती हमें कोची से दूर लेकर के जाए। जी हाँ, कोची से दूर लेकर के जाएगी और इस 2 करोड़ रुपए के प्राइस पूल से दूर लेकर के जाएगी। तो टीम जरूर सोच रहे होंगे कि कुछ भी करके जो शुरुआत है वो बेहतर की जाए। और हम हमेशा बात करते हैं कि वो फाउंडेशन अगर स्ट्रांग होती है तो फिर आपके ऊपर प्रेशर अपने आप थोड़ा कम होने लगता है। अब अगर आपके शुरुआती 2 से 3 मुकाबले बढ़िया गए, आप वो 30 से 35 अंक लेकर के जाएंगे अगर शुरुआती 3 मुकाबलों में, तो आपके ऊपर भी वो प्रेशर बहुत ज्यादा कम होगा। आप और ज्यादा अपना नेचुरल प्ले स्टाइल लेकर के आ सकते हो। और मैं तो जरूर देखना चाहता हूं उन टीम्स को जो शुरू के 2 दिन में ही या 3 दिन में ही अपने आप को बहुत ऊपर लेकर के चले जाए, उसके बाद आखिरी दिन वो सिर्फ प्रैक्टिस करे इस लॉबी के अंदर और वहां पे डोमिनेट करने की कोशिश करे। बट चलिए, बातों ही बातों में जोन का शिफ्ट और हैदराबाद हाइड्रास वो रोटेशन ऑन पॉइंट, क्योंकि सर्कल भी हमें ऊपर की तरफ ही जाता हुआ नजर आया। और ऐसे में देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि TWOB के साथ क्या वो फाइट लेना पसंद करेंगे, प्रायोरिटाइज करेंगे, या फिर वो जो शोर लाइन रहती है उसके अराउंड वो अपनी रोटेशन इनिशिएट करने वाले। रेकनिंग के वाइपर के काफी ज्यादा करीब से हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के खिलाड़ी मूव करते नजर आए। अभी तक रेकनिंग ने मूव किया नहीं था क्योंकि सर्कल के सेंटर में ही थे वो ऑलरेडी, बट अब वो थोड़ा और डीप इनसाइड द जोन जाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां शेल्टर का अपर एरिया एक बहुत सही एरिया बन जाता है। मोस्ट प्रोबेबली पंक ने भी ये सोचा हो और अपनी टीम को वहां लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि शेल्टर के पास आपको वो केव के एरियाज के कवर्स मिलते हैं। आप नीचे भी जाकर के थोड़ी बहुत लूट उठा सकते हैं, एरियाज को अच्छे से होल्ड कर सकते हैं, तो आपको ब्रीदिंग स्पेस मिलती है। बट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक जहां रुकी वहां बैकएंड से VXT आ रही है, जो ऑलरेडी 2 फिनिशेस लेकर के आ रहे हैं। ऐसे में हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के प्लेयर्स को थोड़ा सचेत होना पड़ सकता है। जी हाँ, और देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि क्या दोनों ही टीम सेम कंपाउंड के ऊपर ही अपने नजरें बना करके बैठी हुई है, क्योंकि ओपन एरियाज के अराउंड वो आए हैं। वो शैक्स और जो वॉच टावर है उसके ऊपर अभी के लिए वो होल्ड करना चाहते जरूर है, बट VXT को स्पॉट कर लिया गया है। और देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि क्या फाइट वाली मानसिकता इतनी अर्ली स्टेज पे उनकी रहने वाली है, या फिर अभी के लिए थोड़ा रोक करके वो फाइट लेना प्रेफर करेंगे। कुछ और सर्कल्स को वो आगे भी देखना चाहते हैं। और हमने जिस चीज की पहले भी चर्चा की कि कार्पेडियम, उन्होंने अपने वो 2 खिलाड़ी गवा दिए, और आप देखिए कि कितना ज्यादा मानसिकता के अंदर वो बदलाव आता है। कार्पेडियम एक ऐसी टीम है जिन्होंने अग्रेशन बहुत ज्यादा दिखाए, फिनिशेस उन्होंने बहुत ज्यादा निकाले थे, बट अभी जब 2 खिलाड़ी उन्होंने अपने गवा दिए, पोचिंग की में देखने को मिल रहे हैं। एग्रेशन और फिनिशेस की बात करी, सोचिए कोची में जब खिलाड़ी IQ 12 पर खेलेंगे तो वहां पर फिनिशेस की किस तरीके से भरमार होने वाली है, बिकॉज ये फ्लैगशिप डिवाइस और फाइनल्स इसके ऊपर देखने को मिलेगा। काफी बेहतरीन होगा, काफी अल्टीमेट होगा, एंड हर किसी को मजा आने वाला है। और आप भी इस डिवाइस को अपना बना सकते हैं। गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए IQ 12 के बारे में, और वो लकी विजेता होंगे कुछ जिनको डेफिनेटली ये डिवाइस अपना बनाने का मौका मिलेगा। जी हाँ, और देखना यह है कि क्या हमारे खाते में वो डिवाइस आ सकता है या फिर नहीं। बट अभी के लिए वाइपर उनके खाते में एक फिनिश जरूर आ सकता है, क्योंकि इग्नाइट के प्लेयर्स की मुश्किलें बनाने की कोशिश की गई है। एक नॉक निकाला है और कंफर्मेशन की तलाश वो भी करते हुए नजर आएंगे। 8 बिट हल्का सा लेट रोटेट करते हुए नजर आए, और ऐसा नहीं है कि वो एज पे रुक गए, थोड़ा और उन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया और अभी के लिए एक डिसेंट स्पॉट पे देखने को मिल जाएंगे। अरोरा जो कि नॉकड आउट थे, उनको रिवाइवल दे दिया जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा था और दूर दराज के इलाके से रेकनिंग के वाइपर ने वो स्प्रेज लिए थे। इग्नाइट
उनके पास भी एक काफी डिसेंट एरिया देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप बात करेंगे मोगो ई स्पोर्ट्स की, वो 24वें पायदान पे क्वालिफाई हाँ। होकर के यहाँ पे आए हैं। काफी लेट रोटेशन, वेस्टर्न ब्रिज को उन्होंने प्रायोरिटाइज किया। कई बार हम देखते हैं कि 8 बिट वो होती है जो उस वेस्टर्न ब्रिज पे जाकर के रुक जाती है और वहां से मुश्किलें बढ़ाने की कोशिश करती है उन टीम्स की जो ब्रिज क्रॉस कर रहे होते हैं। बट अभी के लिए ईस्टर्न सर्कल है तो 8 बिट ने भी जोन को प्रायोरिटी देना ही बेहतर समझा। 8 बिट आराम से देखिए वो अपने एरियाज होल्ड कर चुकी है और 8 बिट और मोगो का मोस्ट प्रोबेबली ये चलता जरूर है। मोगो पहले जोन के अंदर हमेशा ब्रिज को पकड़ते हैं, 8 बिट के खिलाड़ी वहां से निकल जाते हैं। एक स्टैंडर्ड मोगो गेम प्ले यही रहता है कि भाई हम इस एरिया को पकड़ेंगे पहले सर्कल में, दूसरे तीसरे सर्कल तक एज पर जाएंगे और चौथे सर्कल से फाइट लेना स्टार्ट करेंगे। हमेशा मोगो ने ये किया है। इनफैक्ट जब BGIS जीते थे 2023 का, तब उन्होंने इस चीज को अपना ब्लूप्रिंट बना के सामने रख दिया था कि यही हमारा प्ले स्टाइल है, इसमें भी कोई रोक सके तो आप देख लीजिए, क्योंकि उस समय फाइटिंग बहुत अलग हो चुकी थी इनकी। अब इस पावर का एडिशन हो रखा है। इस पावर ने स्टार्टिंग में बहुत अच्छे तरीके से खेला है। हमने डेल्टा PG को एक गेम में पॉइंट्स उठाते हुए देखा था, टेस्ट्रो को भी टीम की लाज बचाते हुए देखा है मल्टीपल टाइम्स। तो मोगो एक कंपोज टीम जरूर है जी, बस उस कंपोजर को एक साथ रख के 2024 की ट्रॉफी जीतने का प्रयत्न करना है। जी हाँ, उस टाइम बस नाम अलग था इनका और अभी के लिए मोगो के बैनर के अंडर ये जो प्लेयर्स है वो खेलते हुए नजर आ रहे हैं। और आपने इस पावर के बारे में चर्चाएं करी, अगर आप BMPS 2023 की चर्चाएं करें, वहां पे MVP बना था ये खिलाड़ी और अभी के लिए MVP कंटेंडर्स की उस लिस्ट में वो टॉप 5 में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। बट फिर भी वो जो नंबर ऑफ मैचेस हैं वो भी काफी सारे बाकी हैं और हम सबको पता है कि ये सुपर पावर है और कभी भी शाइन करते हुए नजर आ सकते हैं। बट वो लेट रोटेशन कुछ खास मुश्किलों में डालेगा नहीं मोगो को। वेस्टर्न साइड से वो भी काफी इजीली सर्कल के अंदर पहुंचते हुए नजर आएंगे। ऐसे में टीम ड्रैगन, जिनको हमने देखा था नोवो रेपनॉय में और वहां पे वो हैदराबाद हाइड्रास के ऊपर कुछ शॉट्स लेते हुए नजर आ रहे थे, फाइनली उन्होंने पानी का रास्ता लेना ज्यादा सही समझा और अभी के लिए वो जो सदर्न शोर लाइन रहती है वहां पर वो पहुंच चुके हैं और एक सेफ स्पॉट में वो भी मौजूद। सबसे खराब स्थिति में है कार्पेडियम अभी। उन्हें पता चला उनके ऊपर शॉट्स आ रहे हैं, सीधा यूटर्न मारा और वो पोटैटो हिल का एरिया वापस जाकर के पकड़ चुके हैं, क्योंकि उन्हें पता है वो ज्यादा डीप घुस नहीं सकते इस सर्कल के अंदर। 2 खिलाड़ियों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। कहीं भी जाएंगे प्लेयर्स होंगे और आप चाहे 2 अलग अलग व्हीकल्स में हुए तो आपके पास कवर देने के लिए कोई नहीं। अगर आप एक ही व्हीकल में 2 खिलाड़ी हुए और जो खिलाड़ी वेपन्स यूज कर रहा है उसको टेक डाउन कर दिया गया तो अगले खिलाड़ी का नंबर बड़ी जल्दी आ जाएगा। सबसे पहले एलिमिनेट होना इस गेम में एक बहुत बड़ा इफेक्ट डाल सकता है प्लेयर्स पे। जी हाँ, और हमने चर्चाएं की भी है कि शुरुआत वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रहती है और आप वो फाउंडेशन किस प्रकार से रहते हैं वो सब कुछ उसी पे डिपेंड करता है कि आप प्रेशर आगे के मैचेस में किस प्रकार से लेंगे या फिर नहीं लेंगे। वहीं गॉड्स रेन, इनका भी आप कह सकते हैं कि वो कंसिस्टेंट रन हमें देखने को नहीं मिला। वो रेन सुप्रीम जो पहले करते हुए नजर आते थे, जो BGIS 2024 में इनका प्रदर्शन था, अभी भी वो कंसिस्टेंसी लैकिंग जरूर है। और मैं जरूर चाहूंगा कि अब जब सेमीफाइनल स्टार्ट हो चुका है, जहां से चीजें बहुत ज्यादा सीरियस हो चुकी है, गॉड्स रेन वापस से अपने उस कंसिस्टेंट रन को अपनाए और उतना ही बेहतर वो खेलते हुए नजर आए। अभी के लिए कुछ खास दिक्कतें होंगी नहीं, नदर्न साइड से वो भी जोन के अंदर एंट्री ले लेंगे और ये एक हल्का सा ईस्टर्न साइड ऑफ द मैप को फेवर करता हुआ एक शिफ्ट, हल्का सा ईस्टर्न साइड बिल्कुल गया जरूर है। और टीम्स, अब देखिए यहाँ पर दिक्कतें क्या होती हैं इस सर्कल में। आपको वो वुड कटर्स एरिया दिखता है जहाँ पर काफी सारे वो लॉग्स एंड ऑल पड़े होते हैं, उसके अराउंड आपको एग्जैक्ट कवर नहीं मिलता। प्रिजन के पीछे बहुत हाई ग्राउंड है लेकिन वो थोड़ा एज पर है। ऐसे में बचता है मिल्टा और मिल्टा के पीछे की वो चढ़ाई। वो चढ़ाई के एरिया पर 1-2 घर हैं, उसके अलावा कोई कवर नहीं। मतलब मिल्टा के आसपास और थोड़ा बहुत फार्म के आसपास टीम्स इकट्ठी होने लग जाएंगी। इस सर्कल से अगले सर्कल के शिफ्ट में बहुत इंपॉर्टेंट फाइट्स होंगी और मोगो ने अपनी रणनीति भी बदल दी। पहले दूसरे ब्रिज पे गए थे, वापस मिलिट्री बेस तक घूम करके आए और अब इस ब्रिज से घुस रहे हैं। मतलब हैदराबाद हाइड्रास शायद उन पर नजर रखे। जी हाँ, और देखना पड़ेगा कि क्या वो बेहतर तरीके से गेट कीप कर सकते हैं या फिर हैदराबाद हाइड्रास भी थोड़ा और सेंट्रल ओरिएंटेड गेम पे भी खेलने की कोशिश करेंगे। बट कार्पेडियम के फियर्स व्हीकल अभी के लिए डैमेज होता जा रहा है और यहाँ से बच के निकल पाना थोड़ा मुश्किल ही नजर आ रहा है। ओपन एरियाज के अराउंड उनको जाना है और जहां पे वो जा रहे हैं वहां ऑलरेडी रेकनिंग के जो प्लेयर्स है वो देखने को मिल रहे हैं। बट फियर्स बहुत ज्यादा लो ऑन HP, एक और बुलेट का कनेक्शन, दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। और देखिए काफी आसानी से अब वो अपने निर्धारित जगह पे पहुंचते हुए नजर भी आएंगे। बस देखना ये कि रेकनिंग की नजर में वो कितनी जल्दी आ सकते हैं। अभी के लिए आए गमला बॉय और डैमेज उन्हें भी पड़ा और व्हीकल को भी पड़ा। वापस से वो यूटर्न मार करके गए, उन्हें लगा था कोई सही जगह पर वो जाएंगे। उन्होंने फियर्स को एक सही दिशा दिखाई, सही जगह बताई, लेकिन खुद जब घूम करके बैकएंड पर गए तो खुद की
जो पॉइंट है खुद का वो हंटर्स को दे जरूर दिया, और दिक्कत यह है कि अब फियर्स बचे हैं आखिरी खिलाड़ी कार्पे डीएम। ऐसा ना हो जाए कि आप एक हिट और मिस में हैं कि चलते हैं तो बहुत सारे पॉइंट्स लेते हैं और जब मिस हुआ तो सबसे पहली टीम एलिमिनेट होने वाली ना बन जाए। जी हाँ, और साथ ही साथ अगर आप कार्पेडियम की चर्चा करें तो यूजुअली हम देखते हैं कि जब आपके पास वो मैन एडवांटेज नहीं होता है तो आप एजेस के राउंड ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं, वो भी तब जब इतनी सारी टीम्स और इतने सारे खिलाड़ी आपको सर्वाइव करते हुए नजर आ रहे हैं। पर कार्पेडियम ने कुछ अलग सोचा, उन्होंने सोचा कि सेंटर पे सबसे पहले चले जाते हैं और फिर वहां से सर्वाइवल बेहतर हो सकता है, और वहीं पर उनकी दिक्कतें बढ़ती हुई नजर आई। और अब मात्र एक खिलाड़ी फियर्स जो सर्वाइव कर रहे हैं, देखना यह कि कितनी देर तक वो वहां पर बच पाएंगे। इसी बीच RTGX IND उनके ऊपर भी कुछ शॉट्स लिए गए, एक खिलाड़ी डाउन है बट हार्ड कवर्स मौजूद है, रिवाइवल काफी आसानी से हो जाएगा और वापस से 4 मैन स्टैंडिंग आपको RTGX IND देखने को मिलने वाली है। सरकार गेमिंग वो नॉक निकालते भी है तब भी वो डायरेक्टली स्टैमिन नहीं कर सकते क्योंकि एक तो उनके पास मैन डिसएडवांटेज है और साथ ही साथ इतने ओपन एरिया से अगर वो व्हीकल लेकर के जाएंगे काफी आसानी से प्लेयर्स को डाउन किया जा सकता है। राउंड 3 और सेमीफाइनल्स दोनों के पहले गेम की कहानी सेम है। नो डाउट हल्की फुल्की फाइट्स हमने देखी है, बट दोनों की दोनों जो राउंड्स हैं सेमीफाइनल्स इंक्लूडेड और राउंड 3 एक स्लो स्टार्ट देखने को मिल रही है। आप देखिए यहाँ पर भी सरकार गेमिंग के खिलाड़ी ने देखा, पहले प्लेयर को जाने दिया, नॉक करके वो रश कर ही नहीं सकते, क्यों करेंगे, क्या चीज के लिए करेंगे, ऐसे में फाइट्स में फंस सकते हैं, बस थोड़े बहुत व्हीकल को डैमेज दे सकते हैं। और ये स्लो स्टार्ट दिखाता है कि टीम्स आगे के रास्तों को ठीक बनाना चाहती है। जी हाँ, और रस्तों से याद आया सफर भी अगर आप अपना बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप जरूर हमारे ऑफिशियल मोबिलिटी पार्टनर हीरो उनको चेकआउट कर सकते हैं। हीरो एक्सट्रीम 125R एक काफी दमदार ये बाइक जो आपका सफर बहुत ही ज्यादा सुहाना बनाते हुए नजर आएगी। लेकिन अगर आप अभी तक इस टूर्नामेंट की बात करें, देखिए सफर तो किसी भी टीम का सुहाना रहा नहीं है, चैलेंजेस बहुत सारे देखने को मिले, प्रेशर बहुत ज्यादा डील करा इन टीम्स ने और उसके बाद वो इस सेमीफाइनल्स के स्टेज तक पहुंचे। बट आप कह सकते हैं कि कहानी तो अभी शुरू हुई है क्योंकि ग्रैंड फाइनल्स आना अभी भी बाकी है, कोची की उस धरती पे पहुंचना अभी भी बाकी है और उसके लिए इस पड़ाव को पार करना अभी भी बाकी रहेगा। इसी बीच जोन का एक सेंट्रल शिफ्ट हमें देखने को मिलता है जहां पे टीम रेकनिंग काफी बड़ा एरिया अभी के लिए उनके पास है, उनके कंट्रोल में, पर अगर ऐसे स्प्लिट में रहे तो दिक्कतें उनकी बढ़ सकती हैं। एक और सर्कल रेकनिंग का है, जी हाँ, ये स्प्लिट में रहना दिक्कत देगा, जी हाँ, बट उससे बड़ी मुश्किल की बात ये है, जस्ट इसके पहले वाले सर्कल में हमने हार्ड कवर्स की बात करी थी, उन कॉन्वर्सेशंस पर आएंगे, बट थोड़े बहुत शॉट्स यहाँ पर लिए जा रहे हैं। मिल्टा के ऊपर का एरिया हार्ड कवर्स था क्योंकि वहां पर घर थे काफी सारे, नीचे के एरियाज पर कवर्स थे। अब ये पूरा जोन मेजरली ओपन एरियाज के अंदर जाकर के टिक जाता है जो बहुत खराब चीजें कर सकता है। मीनवाइल टीम ड्रैगन के 2 खिलाड़ी हैदराबाद हाइड्रास ने उनको देखा, उन्हें टेक डाउन किया और मोगो और हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, ये भी एक फाइट शायद ब्रीव होती हुई नजर आ रही है। नाइट किंग उनके काफी करीब गया, वो ग्रेनेड स्प्लैश डैमेज भी आया और रिवाइवल की वो जो कोशिश है वो अब करी जाएगी, बट इंसीडियस उन्होंने राणा को टेक डाउन कर दिया और टीम ड्रैगन्स वो पूरी तरीके से अब बैकफुट पे जा चुके हैं। राणा का फिनिश भी कंफर्म हो जाएगा, कुछ प्रिडिक्टिव ग्रेनेड्स आ रहे, बट क्रिप्टो उनकी पोजीशनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो ग्रेनेड जो क्रिप्टो के हाथ में था अगर वो कनेक्शन बनाता दिक्कतें बढ़ती, बट टर्मी और इंसीडियस ही काफी थे। टीम ड्रैगन्स 0 के साथ बनती हुई पहली स्क्वाड जिनका समापन होगा इस सेमीफाइनल्स के मैच नंबर 1 से, वहीं हैदराबाद हाइड्रास 4 फिनिशेस के साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग शुरुआत। क्रिप्टो के पास ऑलरेडी पोजीशन ऐसी थी कि वो तीसरे खिलाड़ी को भी ले जाते, नो डाउट, लेकिन 2 फिनिशेस उनके पास आए। उससे बड़ी कहानी ये है कि पूरी टीम ने अच्छा खेला है, ये पहली फाइट तो लेकर के जा चुके हैं। सो ये चेंज ऑफ ड्रॉप, ये चेंज ऑफ रोटेशन, शायद एक नया ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर है जो टीम को अच्छा लगा। हालांकि थोड़ी देर में उन्हें मिल्टा के उस शहर से निकलना पड़ सकता है। टीम लिमरा के हेस्पेरोस वो भी एक फाइट लेते हुए नजर आए और उन्होंने RTG IND के खिलाड़ी को टेक डाउन किया है। मतलब फाइट्स अब होनी शुरू हो चुकी हैं क्योंकि ये सर्कल फाइट्स मांगता है अब। जी हाँ, और काफी ओपन वो सर्कल, और जैसे कि आपने बताया कि काफी चैलेंजिंग ये सर्कल हमें देखने को मिलता है और ऐसे में देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि किस प्रकार से जो टीम्स है वो अपनी पोजीशन को बेहतर तरीके से होल्ड कर सकते हैं और अगर कोई टीम उनसे फाइट लेने के लिए आए तो वो रेजिस्टेंस कितना बेहतर तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं। इन सब के बीच में टीम रेकनिंग का अभी भी वो बड़ा स्प्लिट हमें देखने को मिल रहा है और हम चर्चाएं कर भी रहते कि अगर आइसोलेटेड प्लेयर पकड़े गए तो फिर वो थोड़ा चिंता का सबब हो सकता है। अभी भी टीम गॉड्स रेन वो एक बेहतर स्पॉट में जाने की कोशिश कर रहे हैं और रेकनिंग के एक खिलाड़ी हैं जो बहुत ज्यादा नजदीक इस फ्रंट पे हमें देखने को मिल रहे हैं और ऐसे में 8-बिट उनकी भी चुनौती आ चुकी है। फ्यूरी वो तो खैर स्मोक के अंदर मौजूद थे, उन्होंने शॉट लेने की कोशिश की लेकिन वहां पे पलटवार किया जाएगा। आदित्य को सबसे पहले डाउन किया गया। 8-बिट जो जाने जाते अपने पहले मुकाबले में चिकन डिनर निकालने के लिए, अभी के लिए पूरी तरीके से बैकफुट पर जूसी
अब उनको वो नॉक निकालना पड़ेगा फ्यूरी के साथ उनकी फाइट, लेकिन फ्यूरी उन्होंने M416 से जूसी को डाउन किया और देखते ही देखते 8-बिट उनका सफाया, लेकिन फीनिक्स वो आ चुके थर्ड पार्टी करने के लिए और उन्होंने गॉड्स रेन को रिकवर करने का मौका तक नहीं दिया। गॉड्स रेन का भी सफाया। फीनिक्स ने बहुत सही तरीके से इस फिनिश फीड को रीड किया, सही समय पर फाइट में वो घुसे, बट फ्यूरी की दाद देनी पड़ेगी, वो IQ मूव था। आप जोन के अराउंड, आप एरिया के अराउंड स्मोक करते हैं और बगी के पीछे बैठते हैं तो टीपीपी एंगल ज्यादा अच्छे तरीके से देख सकते हैं, बट विंड गॉड के खिलाड़ी लिपोवका से मूव करते करते अब फीनिक्स के ऊपर आए हैं। मुश्किलें फिनिक्स की टीम के लिए भी बहुत ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन उन्होंने इस फाइट से निकलने का सोचा, इस एरिया से निकलने का सोचा, लेकिन ऐसे में एक खिलाड़ी को पकड़ा गया, बट फिनिश। चलिए, डेस्ट्रो भी वहां पर एक फाइट लेते हुए, मोगो के प्लेयर्स भी एक अलग फाइट में आ चुके हैं और फिनिक्स को जोन के बाहर से घूम करके निकलना पड़ रहा है। दिक्कतें बहुत ज्यादा अब उनके लिए भी रहने वाली, और इन सबके बीच में एक बार फिर से सर्कल रेकनिंग के पास जाएगा। बट इसी बीच VXT वर्सेस टीम गॉडलाइक की वो फाइट होती हुई, पंक वर्सेस सोमराज और आइजल वर्सेस आइजल की उस बैटल में पंक ने वो एक नॉक निकाला जरूर है, लेकिन VXT वो भी काफी बेहतर पलटवार करने की कोशिश कर रहे हैं और रेडर वो बचते हैं। एक आखिरी खिलाड़ी वो आगे आएंगे, जॉनथन, उन्होंने वो आखिरी फिनिश निकाला और अपनी टीम को उन्होंने अभी भी बचाए रखा है। 4 फिनिशेस आए हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास, लेकिन बचते हैं मात्र एक खिलाड़ी, नाम रहेगा जॉनथन। रेकनिंग, हंटर्स, एक ग्रेनेड, और वो ग्रेनेड क्या सही जगह पर जाएगा, थोड़ा सा ओवरशूट जरूर किया है। जॉनथन यहां से मूव आउट करना चाहेंगे, एक डिसेंट एरिया उन्हें सर्कल के अंदर चाहिए। जोन के एरिया के लिए दिक्कतें हो सकती हैं, जोन के बाहर से जा रहे हैं, उधर की साइड TWOB के खिलाड़ी थे जो मुश्किलें दे सकते हैं, बट ये सर्कल के बाहर से मूव करना और एक अननोन टेरिटरी में जाना, क्या ये सही रहेगा? बिकॉज फीनिक्स वो अभी अभी एक टीम को ध्वस्त करके आए हैं, वो भी तैयार रहेंगे। अगर उन्होंने इस खिलाड़ी को देखा तो मुश्किलें हो सकती हैं। 2 खिलाड़ी नॉकआउट जरूर है फिनिक्स के, लेकिन वो 7 फिनिशेस निकाल चुके हैं। देखना ये कि क्या रिवाइवल सही टाइम पे मिल पाएगा। वही कार्पेडियम के फियर्स जो कि आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे, उन्होंने टीम मोगो की मुश्किलें बढ़ाई, वहां पर एक फिनिश निकाला गया। देखना ये कि फियर्स क्या वो जाते जाते कुछ और पॉइंट्स लेकर के जा सकते हैं। ग्रेनेड का बढ़िया इस्तेमाल फियर्स के द्वारा, ये फियरलेस फियर्स है, 3 फिनिशेस उन्होंने निकाले और अब मोगो उनके एक आखिरी खिलाड़ी बचते हैं। 1v1 की बैटल, फियर्स वो चौथा फिनिश भी अपने खाते में लेके जाएंगे। कोई तो इस खिलाड़ी को रोकिए। शुरुआत में 3 प्लेयर्स गंवाने के बाद फियरलेस फियर्स डिलीवर करते हुए 4 फिनिशेस के साथ। व्हाट इज दिस सेमीफाइनल? क्या है ये पहला गेम? हर तरफ केओस, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ कोलाहल, हड़कंप मचा हुआ। इग्नाइट गेमिंग के खिलाड़ी वो भी एक फाइट निकाल चुके हैं और इनफैक्ट हैदराबाद हाइड्रास उनका एलिमिनेशन, TWOB जोन का प्ले बनाते हुए। रेकनिंग के प्लेयर्स वो TWOB के लिए दिक्कतें कर सकते हैं। रेकनिंग बड़ी पिक्चर देख रही है, चिकन डिनर की पिक्चर देख रही है, बट कार्पेडियम के फियर्स का वो छोटा सा एरिया वो भी जोन के एज में। जी, और वहां से अब एक प्लेसमेंट पॉइंट तो उनके पास मिनिमम आने ही वाला है। देखिए यही वो फियर्स है जिनको हम जानते हैं और जो हर बार बोलते हैं कि उनको बेस्ट बनना है, बेस्ट बनना है, और उन्होंने वो बेस्ट प्रदर्शन करके भी दिखाया। बट विंड गॉड, उनकी मुश्किलें बढ़ाई गई फिनिक्स के द्वारा और क्या दिलचस्प गेम प्ले में देखने को मिल रहा है इस टीम का। कॉन्फिडेंस ऑन पॉइंट, अग्रेशन ऑन पॉइंट, डोमिनेशन ऑन पॉइंट। 7 फिनिशेस निकाले, बट अब देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि जो बचे हुए प्लेयर्स हैं वो किस प्रकार से आगे जाएंगे। इनफैक्ट वो फिनिशेस का आंकड़ा अब 9 हो चुका है, 2 और खिलाड़ियों को उन्होंने फिनिश किया। बस मैन एडवांटेज पे एक प्रश्न चिन्ह जरूर है, क्योंकि 2 ही खिलाड़ी बचे, जिनमें से एक शायद अभी हील बैटल करने के लिए जा चुके हैं। जी हाँ, गोकू अभी के लिए फर्स्ट स्टेज लगाते हुए, हनी को आगे छोड़ा गया। ग्रेविटी आईजीएल को स्पॉट किया जा चुका है। हनी को पता है बहुत ज्यादा कदम यहां पर देख करके रखने पड़ेंगे। फियर्स, उनके ऊपर इग्नाइट की चुनौती आई है। क्या एक और टीम को ले जाने का यहां पर साहस कर पाएंगे फियर्स? मुश्किल होगी। इग्नाइट और मोगो प्ले स्टाइल में डिफरेंस है, एग्रेशन में डिफरेंस है। ऊपर मोलोटॉव्स किए जा रहे हैं और फियर्स वो ऊपर जाकर के बैठने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो मोलोटॉव उनको ना लगे। फर्स्ट सेड लगाते हुए फियर्स उस एक छोटे से एरिया के अंदर खुद को रखा हुआ है, बट ये ग्रेनेड ये परफेक्टली कुक्ड है, ये परफेक्टली रिकोशेट है। जी नहीं, डैमेज सरकार को ही ज्यादा पड़ गया और फियर्स अभी भी जीवित, बट कितनी देर तक? एक बड़ा सवाल वो रहने वाला है, और साथ ही साथ क्या वो एक और प्लेसमेंट का अंक अपनी टीम को दिला सकते हैं, वो भी एक सवाल रहेगा। एक और ग्रेनेड आएगा, फियर्स अभी भी सरवाइव कर रहे हैं, अभी भी वो अपने आप को हील करते हुए नजर आएंगे। देखिए फर्स्ट एड्स उनके पास मौजूद है और ऐसे में ज्यादा दिक्कतें होंगी नहीं। मुझे लगता है कि अब पीस बनाना पड़ेगा टीम इग्नाइट को भी, और थोड़ी देर के लिए उनको इंतजार करना पड़ेगा ताकि अगला जोन शिफ्ट हो। और ये लीजिए जोन का शिफ्ट आ चुका है। TWOB एक बार फिर से वो सर्कल के अंदर है। प्रिंस OG फॉर अ रीजन। 2 खिलाड़ी है TWOB के पास।
वो मैन एडवांटेज उनके पास मौजूद नहीं, बट क्या वो सर्कल के एडवांटेज से इस मुकाबले को अपना बना सकते हैं? वही टीम फिनिक्स के गोकू की चर्चाएं करें, अभी भी वो हील बैटल करते हुए नजर आ रहे हैं। फिनिशेस का आंकड़ा ऑलरेडी फिनिक्स ने पार कर लिया है, अब बारी है प्लेसमेंट के ऊपर ध्यान देने की। अब फियर्स के ऊपर इग्नाइट के प्लेयर्स चार्ज करेंगे या नहीं सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपको जोन में जाना है। इग्नाइट क्या वो एक फिनिश के ऊपर जाएंगे या वो जोन की उस लंबी कहानी के ऊपर जाएंगे? ब्लू जोन लेकर के जाता हुआ आरटीजी आईएनडी को वाइपर की एचपी बहुत ज्यादा लो हुई थी, बट फर्स्ट एड उनकी तरफ से लग जाएगा। और ये वाइपर की जो विजन है वो सिर्फ और सिर्फ TWOB पर जाकर के रुक चुकी है। TWOB को खत्म किया तो चिकन अपना बना सकते हैं। इंपॉर्टेंट वो एक फाइट, वो एक डिसीजन। जी हाँ, और टीम रेकनिंग को थोड़ा बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि इग्नाइट की तरफ से भी उनके ऊपर शॉट्स आ सकते हैं, और रेकनिंग ने भी अपना काम इस मुकाबले में कर दिया है। 8 फिनिशेस वो लेके गए। फियर्स क्या दमदार परफॉर्मेंस उन्होंने करके दिखाया, और अपनी टीम को कहां 0 अंक मिलते हैं वो 7 अंक दिला करके गए हैं। तो एक दमदार प्रदर्शन जो फियर्स ने करके दिखाया है। गोकू 3 फर्स्ट एड्स उनके पास रहेंगे, और यहां से 4 प्लेसमेंट के पॉइंट्स तो उनके पास आएंगे ही आएंगे। बढ़िया प्रदर्शन जो हमें फिनिक्स का देखने को मिलता है। बट टीम इग्नाइट, वक्त ज्यादा है नहीं, ब्लू जोन का डैमेज बहुत ज्यादा आने वाला है, और ऐसे में रिवाइवल देके जोन के अंदर मुझे लगता नहीं वो खिलाड़ी इतनी आसानी से पहुंच भी पाएगा। उनको चलते चलते दिक्कतें होंगी जरूर। जोन आ रहा है, लेकिन एक नाइट के खिलाड़ी जहां पहुंचे वहां ऑलरेडी उस घर के एरिया को अपना बनाने के लिए, उस जगह के एरिया को अपना बनाने की कोशिश करते के लिए यहां पर TWOB थी। एक खिलाड़ी प्रिंस ओजी को खत्म किया गया। साइरेक्स के कंधों पर भार आया, लेकिन उन्हीं के पास खिलाड़ी उतरे, और रेकनिंग इग्नाइट गेमिंग के सामने एक चुनौती लेकर के बैठी है चिकन डिनर की। क्या ये सही मौका है डंके की चोट पर चिकन उठाने का? रेकनिंग तो ये सोच चुकी है। हंटर्स उनका एक बेहतरीन ग्रेनेड, एक खिलाड़ी को उन्होंने डाउन किया है, और पीछे वो जो रिवाइवल का सिलसिला है वो स्टार्ट हो चुका है। बट एजन उनका पलटवार, हंटर को टेक डाउन किया गया, और ऐसे में अब 2 खिलाड़ी बचते टीम रेकनिंग के। इमॉर्टल वो व्हीकल लेकर के आगे जाना चाह रहे हैं, वो शायद रिवाइवल की जो एक कोशिश है उसको अंजाम देना चाहें, लेकिन उनको भी स्पॉट किया गया। और जी हाँ, वो रिवाइवल देने के लिए ही जा रहे। पीछे से वो जो ग्रेनेड्स का प्रहार है वो भी हो रहा है। एजन को अब आगे जाना ही पड़ेगा। वही इग्नाइट गेमिंग की बात करें, एक खिलाड़ी उनका हील बैटल करने के लिए जा चुका है। शायद अगर वो फाइट लेने के लिए आते चीजें कुछ अलग हो सकती थी, बट अब एजन उनके कंधे पे सारी जिम्मेदारी। अरोरा चलिए फाइनली वो आगे आते हुए नजर आएंगे। एजन उनको भी टेक डाउन किया गया, और एक एक करके इग्नाइट गेमिंग के जो प्लेयर्स है वो फाइट लेने के लिए आ रहे हैं। अरोरा देखना यह कि वो कितनी देर तक सरवाइव कर पाएंगे। फिलहाल रेकनिंग के खाते में चिकन डिनर जरूर जा सकता है। एक पलटवार, हंटर्स को टेक डाउन किया गया, लेकिन एक ग्रेनेड चीजें खत्म करेगा। इमॉर्टल उस खिलाड़ी का नाम, और इस लॉबी में तो इमॉर्टल ही थी ये टीम। रेकनिंग स्वागत करेगी पहली गेम का चिकन डिनर के साथ। देखिए, BGIS 2024 की याद आई, जहां पर वो तीसरा पायदान ओवरऑल स्टैंडिंग में लैंड फाइनल्स में लेकर गए थे।